हेलो बच्चों बच्चों आज हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का और वो है अपना यूनिट्स। हर साल लगभग एक क्वेश्चन यूनिट्स पे आ जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट्स निकालना है ना। है तो बहुत आसान, पर स्टार्ट आज करते हैं इसी आसान चीज से। तो मैं पहले क्या करूंगा कि मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा कि हम यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और फिर लास्ट में मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूनिट्स का ही है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम यूनिट्स निकालने की कोशिश करेंगे वो है अपना यूनिट्स। बहुत आसान है, मुश्किल चीज नहीं है, पर स्टार्ट आज हम इसी चीज से करेंगे। वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट्स निकालना हो तो उसका सबसे आसान और सबसे मेन तरीका होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। वो भी वैसा फॉर्मूला जिसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने यूज करा होगा उसका आपको यूनिट्स पता हो। तो ये जो फ्लक्स है आपका फाई, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये ई ए कॉस थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट्स निकालना हो तो आपके पास सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला होना चाहिए। बाकी और भी तरीके हैं, दूसरे फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा, लेकिन सबसे आसान इसी से जाएगा। तो हमने फ्लक्स का लिखा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि ये चूंकि थीटा का जो यूनिट्स है वो नॉर्मली हमारे यूनिट में यूज नहीं होता है, मतलब एंगल की बात एज ए यूनिट हम नहीं करते, तो इसको हमने हटा दिया। बचा मेरा E इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ए जो मेरा एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये है मेरा एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आपका फार्मूला हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम ऊपर जाएगा तो पर कूलम। तो ये है आपका तरीका कि हम कैसे यूनिट्स निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। सबसे आसान तरीका कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वो है आपका दूसरा एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो लेंगे हम क्लास 11 चैप्टर मेरा 9 इलास्टिसिटी, जिसको कि सॉलिड्स इस नाम से हम जानते हैं, और टॉपिक या वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वो है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट अब कैसे निकलेगा, तो फिर वही बात कि आपको अगर के का फॉर्मूला पता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको इलास्टिक मॉड्यूली भी बोलते हैं, तो निकल जाएगा। तो मैं कहूंगा कि जो के होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे बात फिर आके फंस गई कि अब आपको स्ट्रेस का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्ट्रेन का भी। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा, जब हम इस टॉपिक को जब ढंग से करेंगे एज अ टॉपिक पूरे इस चैप्टर में करेंगे, तब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन इन सबको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना जान लीजिए कि जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, लगभग प्रेशर ही हो गया। और जो स्ट्रेन होता है ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल या ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम गौर से देखें तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ,
तो स्ट्रेंथ तो मेरा जो है ये मेरा यूनिटलेस है, तो इसकी कहानी खत्म, इसका यूनिट होगा ही नहीं, ये यूनिटलेस है। अब बचा मेरा के साथ केवल स्ट्रेस बचा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो होता है न्यूटन और एरिया जो मेरा नीचे है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कितना आसान है। एक और करके देखते हैं तीसरा जो हम करेंगे वो क्लास 11 का ही टॉपिक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चैप्टर मेरे ख्याल से 8 है, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। और हम किसका यूनिट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग कैपिटल जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.67 10 का पावर -11। अब इसका यूनिट क्या होगा हम बार बार भूल जाते हैं। कहा कुछ नहीं, अगर हमें फॉर्मूला कोई पता हो जिसके टर्म्स में जी का यूज है या जी का ही कोई फॉर्मूला हो तो आप उसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैंने जो चूज किया इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो बेसिक फॉर्मूला है, मैंने उसी को यूज किया। फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही जी है जिसका हमें निकालना है। तो अगर आप गौर से देखिए तो हमें फोर्स का फॉर्मूला, ये यूनिट पता है न्यूटन, ये दोनों ही मास हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं ऐसे कि मेरा जो g हो गया तो ये मास इसके नीचे आ जाएगा r ऊपर, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस r स्क्वायर, नीचे मेरा सीधा मैं ले लेता हूं m1 m2। तो देखो फोर्स का हो गया मेरा न्यूटन, ये r है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का तो होता है मीटर स्क्वायर। ये मीटर का m है और ये मास का m है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मास है तो केजी और ये भी मास है, तो 2 केजी है मल्टीप्लाई में, तो केजी का स्क्वायर। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी गया ऊपर तो केजी ऊपर, तो माइनस में इसका पावर, यानी माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ बात आ रही है, बहुत ही आसान। एक और करते हैं, इस बार करते हैं हम क्लास 12th का चैप्टर एसी। चैप्टर एसी है अपना ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी हम बात करेंगे। ये क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर मेरा हो गया 7 ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। और निकालना किसका है, तो मैं निकालूंगा जो आपका एलसीआर सर्किट होता था, इसका जो नेट रेजिस्टेंस होता था, याद कीजिए रेजिस्टेंस, उसका क्या नाम था, इंपीडेंस, जिसको कि हम कैपिटल जेड से डिनोट करते थे। तो अगर आपसे कंपटीशन में पूछ दे कि फाइंड द यूनिट ऑफ इंपीडेंस, तो कहो सर क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। जो जेड का बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसके बाद अब क्या गड़बड़ होती है कि लोगों को लगता है ये आर का फिर एक्सएल का एक्ससी का कैसे निकलेगा, क्योंकि जो एक्सएल होता है वो एल इंटू ओमेगा होता है, एक्सी जो होता है 1/c ओमेगा होता है। अब लोग यहां पे दिमाग क्या लगाते हैं कि जो एक्सएल है ये ये इंडक्टेंस है, ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्सी में ये मेरा कैपेसिटेंस है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो पहले वो एक्सएल का यूनिट निकालने में यहां पे गलती करते हैं, वो इन दोनों टर्म्स के हिसाब में निकालते हैं, यहां भी इसके हिसाब से निकालते हैं। लेकिन मैं बताता हूं जो एक्सएल है जो एक्सी है ये दोनों एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है। ये प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस है
और ये प्योर कैपेसिटर का है। तो रेजिस्टेंस जो भी होगा उसका यूनिट ओम ही होगा, चाहे उसके टर्म्स कुछ भी लिखे हो। तो ये अपना आप कंफ्यूजन दूर कर लो। बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस बाय द इंडक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस बाय द कैपेसिटर, तो इसका यूनिट भी ओम होगा, इसका भी ओम होगा। तो यहां पे पुट करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं ये तो ओम ही आएगा। वैसे भी जो इंपीडेंस है क्या है, एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस ही तो है। तो रेजिस्टेंस है तो बिना आपको सोचे समझे यहां पे लिख देना है ओम, इसका भी ओम ही होगा। ठीक है बच्चों, अब एक और कर लेते हैं, एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, उसको कर लेते हैं। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखेंगे कि उन्होंने क्या पूछा है आपके एग्जाम में। दूसरा मेरा है लास्ट, ये क्लास 11th का टॉपिक है। चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है आपका, ये फ्लूइड्स। तो चैप्टर 10 फ्लूइड्स का ये टॉपिक है। और निकालना क्या है, तो विस्कोसिटी, जिसको कि हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये इसका ईटा इसका डिनोशन है, सिंबल है, यूनिट नहीं है। मैंने कई बार बच्चों के मुंह सुना है कि वो इसको सिंबल मान लेते, नहीं, ये इसका डिनोशन है। तो विस्कोसिटी का क्या होगा यूनिट, एसआई यूनिट। तो फिर मैं कहूंगा कि आपको फॉर्मूला अगर विस्कोसिटी का पता है या इसका डेफिनेशन पता है तो उससे आप इसको लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला से निकलेगा इसका यूनिट। तो जो विस्कोसिटी होता है ये होता है स्ट्रेस पर यूनिट रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक को करेंगे, अभी हमें केवल इनका यूनिट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है या इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस पर यूनिट रेट ऑफ स्ट्रेन। तो अब देखो स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और रेट ऑफ स्ट्रेन, तो किसी का भी रेट हो तो उसको टाइम से डिवाइड कर देना होता है। तो स्ट्रेन तो होता है मेरा डेल्टा एल अपॉन एल, कैसे होता है वो तो टॉपिक जब करेंगे तब देखेंगे। ये हुआ स्ट्रेन, और पर यूनिट टाइम अगर कर दिया तो वो होगा रेट, तो 1 अपॉन टी। तो अब मेरा हो गया स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ स्ट्रेन। तो फिर गौर से देखते हैं, ये तो फोर्स अपॉन इसको एरिया रहने देते हैं, नीचे क्या है डेल्टा एल, और अगर मैं टी का पेयर बना लूं, डेल्टा एल अपॉन टी को एक साथ कर लूं और 1 अपॉन एल को मैं बाहर कर लेता हूं, तो क्या बनता है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया तो इधर रहने दिया, ये लेंथ अपॉन टाइम, ये हो जाता है वेलोसिटी, dx बाई डी टी, ऐसा समझ लीजिए, dx बाई डी टी वेलोसिटी, और अपॉन लेंथ तो है ही। तो फाइनल मेरा फॉर्मूला हो गया विस्कोसिटी यानी ईटा, इसको क्या बोलते हैं, ईटा, क्या पढ़ते हैं इसको, ईटा। ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होल अपॉन वी अपॉन एल। तो अब हमें इन चारों का यूनिट पता है, तो अब हम लिख देंगे फोर्स का, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर्स एल गया ऊपर, वी और ए आ गया नीचे, अब ज्यादा आसान हो गया ये। तो फोर्स का न्यूटन, एल लेंथ है तो मीटर, नीचे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और यह है एरिया तो मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर और 1 मीटर तो काट दो, तो मेरा बचा न्यूटन, ये सेकंड सबसे ऊपर चला जाएगा तो सेकंड, और ये मीटर स्क्वायर नीचे मेरा बचा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हो कि एक प्रोसेस है इसको करने का, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, हमने स्टार्ट करना था यहीं से तो हमने इसको किया। अब फाइनली हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो नीट में आया था, वो क्वेश्चन क्या आया था, थर्मल कंडक्टिविटी का उन्होंने सीधा एसआई यूनिट पूछा था। अगर आपको यह तरीका समझ में आ गया तो आप उसका भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चैप्टर में थोड़ा यहां बदल देता हूं, क्लास तो 11 थी क्या, चैप्टर ये हो गया
चैप्टर ये थर्मल कंडक्टिविटी 11 चैप्टर 11, और वो जिसको हम लोग हीट या थर्मल जो नाम से बुलाते हैं चैप्टर को, इसी चैप्टर का वो फिजिकल क्वांटिटी क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं अगेन के से। 2019 नीट का ये क्वेश्चन है। जिनको आता है उनके लिए कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला और प्रोसेस पता होना चाहिए। तो कहो सर कैसे निकालेंगे, तो कहा थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपके इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में जो आपका हीट ट्रांसफर टॉपिक है, हीट ट्रांसफर, उसमें जो 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसमें जो कंडक्शन मेरा टॉपिक है उसी का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ हीट फ्लो, या जिसको बोलते हैं हीट फ्लो। वो तुम्हारा फॉर्मूला था के यानी थर्मल कंडक्टिविटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फॉर्मूला है ये। हीट फ्लो, दिस इज हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो मेरा जो K हो गया वो हो गया H इंटू एल यानी लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को देखो सीधा टेम्परेचर लिखो, डेल्टा टी से कंफ्यूजन होगी, ये मेरा टेम्परेचर। तो अब ये H का क्या करें, ये H जो है मेरा रेट ऑफ हीट है, तो Q बाई टी हीट पर यूनिट टाइम, तो यहां लिखेंगे। और ये तो हीट तो एनर्जी है, तो इसी को मैं यहां पे पहले सॉल्व कर लेता हूं। एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये तो मेरा पावर होता है, ये तो मेरा पावर हो गया जिसका यूनिट वॉट होता है। तो वो अब हम यहां पे पहले लिख लेते हैं कि ये जो H है मेरा, एक्चुअली ये मेरा पावर के टर्म में लिख सकते हैं, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर तो हम समझते हैं, तो मैंने पावर लिख लिया इनटू एल लेंथ, और ऐसा करते हैं ना, इसको पावर मिटा देते हैं। पावर का हमें पता है वॉट होता है, मैंने इसको वॉट लिख लिया, इसका लेंथ का हमने मीटर लिख लिया, थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसे सॉल्व करना। एरिया है मीटर स्क्वायर हो गया, और ये टेम्परेचर है तो ये मेरा केल्विन हो गया। तो 1 मीटर कट हो गया, तो मेरा ऊपर बचा W, नीचे बचा मेरा M इंटू K। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन, यही आपका आंसर था जिसको आप टिक कर लेंगे, और इतनी आसानी से आप यूनिट्स के प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं डायमेंशंस की बात करूंगा, उसको पहले समझाऊंगा कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, फिर 1-2 एग्जांपल प्रीवियस ईयर का, वो रियल जो एग्जांपल्स जो हमारे पेपर में आते हैं मैं उससे समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको डायमेंशन करवाऊंगा।